में आते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं चाहता हूं कि मेरा अगला सेंटेंस जो है वो गलत हो जाए, मैं हर कीमत पर चाहता हूं कि मैं गलत शब्द हो जाऊं, लेकिन मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरा रिसर्च है उस बात पर, मात्र 2036 में, मैं भगवान को मानता नहीं फिर भी कह रहा हूं, भगवान करे कि मैं भी जिंदा रहूं और आप सभी सुनने वाले सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, केवल 2036 में हमारी एजुकेशन खत्म होने वाली है। और मैंने जैसा कहा, मैं व्यवस्था में हूं, मैं सिस्टम में हूं, इसलिए कह रहा हूं। क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जलेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर जो व्यवस्था में हूँ, पिछले सितंबर से हम सिर्फ एग्जाम करा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप विश्वास नहीं करेंगे, करना भी पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम करवा रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा, मजबूरी है। सितंबर 2021 से हम अपने कॉलेज में सिर्फ एग्जाम करवा रहे हैं और उन चीजों को भी करवा रहे हैं जो हमारे क्लास नहीं लगती हैं। एमए के करवा रहे हैं, बीएससी के करवा रहे हैं, बीकॉम के करवा रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया, सेमेस्टर सिस्टम के करवा रहे हैं, बीएड हमारे यहाँ नहीं है, बीएड के करवा रहे हैं, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ नहीं है, उसके करवा रहे हैं, लॉ हमारे यहाँ नहीं है, उसके करवा रहे हैं, बीटीसी हमारे यहाँ नहीं है, वो करवा रहे हैं। तो जब हम एग्जाम ही करवा रहे हैं तो मेरे सामने जो स्टूडेंट मेरा बैठा हुआ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और मेरा एक नेम है जिस दिन से मैं टीचर बना हूँ या शिक्षक बना हूँ या गुरु बना हूँ, उस दिन से मैं अपने स्टूडेंट में अपना बेटा बेटी देखता हूँ। और मेरा निवेदन है कि जहां तक मेरी बात जा रही है, जो लोग भी शिक्षक हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने छात्र छात्रा में, विद्यार्थी में अपने बच्चे देख करके अगर मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी जिंदा रहेगी, वरना हम जिंदा रहेंगे। और मैं वो काम करता हूँ। भाषण देने से परिवर्तन नहीं आता, थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन जो हम अपने कर्तव्य से समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करके बात रखते हैं, उसका वजन ज्यादा होता है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो 2036 में क्यों खत्म हो जाएगी हमारी एजुकेशन? उनका मकसद है हमें एक कागज का टुकड़ा देना जिसको कहते हैं डिग्री या मार्कशीट। वो सिर्फ वही कर रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, मल्टी चॉइस क्वेश्चन की एग्जामिनेशन सिस्टम यानी प्रणाली लागू कर दी गई है, तो लिखना भूल जाएंगे बच्चे। और मान लीजिए मैं कमरे के अंदर हूँ, ऐसे असिस्ट कर रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट को, मुझे 5 मिनट के लिए वॉशरूम जाना पड़े या 5 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाना पड़े, तो पास होने लायक बच्चे पास करके पेपर कर लेते हैं। तो नॉलेज कहाँ रही? नॉलेज तो रही नहीं। और वो यही चाहते हैं कि आज जो हम पदोन्नति में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, अधिकारों की मांग कर रहे हैं, संसद में अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, विधानसभाओं में अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वो हमें इस लायक ही नहीं छोड़ना चाहते कि अधिकार तो बहुत बड़ी बात है, सवाल पूछना तो बहुत बड़ी बात है, हम उनके सामने भी खड़े हो पाए। और उसी के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। अब आप कहें अभी बात समझ में नहीं आ रही है, तो अभी बात नहीं समझ में आ रही है, मैं इसकी गहराई में और ले जाना चाहूंगा। हमारे कुछ साथी बैठे हुए मंच पर, हमारे कुछ साथी बैठे हुए सामने, बहुत सारे साथियों ने बीए 2 साल में की, बीए बीएससी, फिर उसकी 3 ईयर कोर्स हो गया। अब बताए कितना ईयर हो गया? अगर कोई मंच पर जानते हो तो थोड़ा बताए। नहीं सर, 9 ईयर हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, आपकी बेटी 9 साल में ग्रेजुएशन कर सकते हो, उसको फेल नहीं किया जाएगा। और जो बच्चा 9 साल में डिग्री हासिल करेगा वो कितना विद्वान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्लो पॉइजन है, हमारी एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने की व्यवस्था है। इसका एक दूसरा कारण है, अगर मेरा बेटा बीएससी में पढ़ रहा है और उसे बीएससी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पसंद नहीं आते हैं, तो वो आर्ट्स से सब्जेक्ट ले सकता है सेकंड ईयर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अगर मेरा बेटा या बेटी कॉमर्स में पढ़ रहा है, उसे कॉमर्स पसंद नहीं आ रही है फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर में वो सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। ये साइंस में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, डॉक्टरी में भी है। अब मान लीजिए कि मेरा बेटा या बेटी एमबीबीएस कर रही है, वो कह रहे हैं पापा सेकंड ईयर पढ़ने के बाद मुझे एमबीबीएस नहीं करनी है, तो वो 4th ईयर में, 4th सेमेस्टर, कोर्स का मतलब होगा 7th सेमेस्टर में अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। तो वो बच्चा जो 3 साल की बीएससी करता था, वो बच्चा जो कॉमर्स करता था, वो बच्चा जो मानविक सब्जेक्ट पढ़ता था, आर्ट्स से सब्जेक्ट पढ़ता था, उसको डिग्री किस चीज की मिलेगी? तो आप कहेंगे डिग्री तो मिल ही जाएगी, मैं भी कह रहा हूँ मिल जाएगी, लेकिन योग्यता किस सब्जेक्ट की मिलेगी? जिस बच्चे ने 3 साल कंटिन्यूसली या 6 सेमेस्टर कंटिन्यूसली एक विशेष सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं, तो वो हायर एजुकेशन किस चीज में लेगा? और दे आर जस्ट बिफोरिंग अस, वो हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो सफल है। और हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 136 या 131 पार्लियामेंट बैठे हुए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, वो नपुंसक लोग बैठे हुए जो आंखों से देखते नहीं है, कानों से सुनते नहीं है, मुंह से बोलते नहीं है। हमारी ही एजुकेशन उन्हीं के द्वारा खत्म की जा रही है और वो सहायक है।
इसलिए हमारी 2036 में ही एजुकेशन, न्यू एजुकेशन के सिस्टम के तहत एजुकेशन खत्म हो जाएगी। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। एक पागल व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से कुछ नहीं सीख सकता, ये मेरा रिसर्च है, आप भी जानते हैं, इसमें रिसर्च जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति चाहे तो पागल व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीख सकता है, और वो पागल व्यक्ति नहीं हो। आप चाहे तो सीख सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं, वो पागल नहीं है। अगर एजुकेशन को जिंदा करना है, अगर सिस्टम को जिंदा करना है, अगर संविधान बचाना है, तो हमें शिक्षा पर पूरी ताकत से, चाहे तो अपमानित होकर के या भूखे रह के या प्यासे रह के या कर्ज लेके, जैसे भी हो सकता है, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, तो संविधान बचेगा, तो हम बचेंगे, वरना ना शिक्षा बचेगी ना संविधान बचेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ इतना ही नहीं है, मुझसे पहले जो सर बोले थे आपकी बातें से बहुत सारी चीजें उन्होंने टच की, को कुछ चीजें छूट गई बताने से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ। 6 महीने होते हैं साल में। जब हम इस सिस्टम से बाहर थे तो एक साल में 12 महीने होते, 9 महीने पढ़ाई होती है और 5 यूनिट पढ़ाते थे हम, आप देख सकते हैं। एक साल यानी 9 महीने की पढ़ाई में हम 5 यूनिट पढ़ाते थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिवाइड कर देंगे 2 सेमेस्टर में तो 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने में वो 8 यूनिट पढ़ेंगे। 6 महीने में एक स्टूडेंट अब 8 यूनिट पढ़ेगा। पहले पूरी साल में हम 5 यूनिट पढ़ते और पढ़ाते थे। और मैं डॉक्टर विष्णुकांत अशोक, अंग्रेजी का प्रोफेसर, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेसर नहीं है, लेकिन मान लो गणित की तरह तो मानने से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेसर होता तो मैं अपने बच्चों को 8 यूनिट नहीं पढ़ा सकता। अब आप कहेंगे कैसे नहीं पढ़ा सकते? तो 6 महीने का मतलब होता है कम से कम 25 संडे निकल जाएंगे, तो 52 होते ना एक साल में। और जैसा कि मैंने उदाहरण देके कहा कि हम सितंबर से परीक्षाएं करवा रहे हैं, तो एक एग्जाम कराने में 40 दिन लगते, 42 दिन का कोर्स मैं अभी करा रहा हूँ। अभी जिस समय मैं आपके सामने बैठा हुआ, मैंने सीएल ली हुई है, मेरे कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, उस एग्जामिनेशन का इंचार्ज मैं हूँ, परीक्षा का इंचार्ज मैं हूँ, फर्स्ट सिस्टम का इंचार्ज, फर्स्ट मीटिंग का इंचार्ज मैं हूँ। कॉलेज में परीक्षा चल रही है, 42 दिन में खत्म होगी सर। तो क्या 42 दिन में कोई क्लास होगी? 25 और जोड़ दीजिए उसमें। फिर कभी मैं बीमार भी हो जाऊंगा, 6 महीने में 6 दिन तो छुट्टी ले ही लूंगा, फिर त्योहार भी पड़ जाएंगे। कुल मिला के आपके बच्चे के पास मुश्किल से 42 से लेकर 50 दिन मिलते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो क्या एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर, कितना भी बेहतरीन प्रोफेसर हो, 52 दिन में 8 यूनिट पढ़ा देगा? और पेपर सेट होगा पूरे 8 यूनिट में से। बच्चा पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला प्रोफेसर कितने पढ़ाएगा? तो वो केवल आपको पास, आपके बच्चे को पास मार्क्स दिलवा के एक सर्टिफिकेट देने वाले हैं। ज्ञान नहीं देंगे, विज्ञान नहीं देंगे, और ना ही उनको शोध करने की वो शक्ति देंगे जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं या आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन यही है सभी साथियों से, चाहे वो मंच पर है चाहे मेरे सामने है, आपके सामने जो विद्यार्थी बैठा हुआ है, आप मोस्टली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में या प्राइमरी स्कूल्स में या जूनियर स्कूल्स में टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स हैं। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ये है कि आप उन विद्यार्थियों में अपने बच्चे देखिए, क्योंकि आप और आपका परिवार तब तक सुरक्षित है जब तक आपका समाज सुरक्षित है। क्योंकि जिस दिन मेरे तन पर ये कोट पैंट होंगे और मेरे पड़ोसी के पेट में खाना नहीं जाएगा, तो उसका सबसे पहला निशाना मैं हूँगा। अगर हमारा समाज अशिक्षित रह गया, हमारा समाज कमजोर रह गया आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, तो उसका सबसे पहला जो निशाना होगा मैं और मेरे बच्चे होंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन ये है कि आपके सामने जो विद्यार्थी बैठा हुआ है उसको अपने बच्चे के रूप में ट्रीट करिए, और जितना बेहतरीन से बेहतरीन आप उसको दे सकते हैं उसको शिक्षा दीजिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। बाबा साहब का संविधान आरबी सिंह सर ने कहा और राजाराम सर ने जो कहा, वो बहुत सारी चीजें आप सभी जानते हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारी शिक्षा को सुनियोजित ढंग से खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है। इसको केवल इसी तरह से फ्लॉप किया जा सकता है कि हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों को नोट मेरे अपने स्पाउसेस, मेरे अपने वार्ड, केवल मेरा बेटी बेटी नहीं, मेरे सामने जो भी विद्यार्थी बेटा या बेटी बैठी हुई है उसको हम तरीके से, ईमानदारी से, नैतिकता से, मूल्यों से, समय अभाव से उसको ठीक तरह से शिक्षित करेंगे, तब तो हम और हमारा समाज जिंदा रहेगा, वरना हम जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि हमारी शिक्षा पॉलिसी, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 2036 में इसका इतना इम्पैक्ट हो जाएगा कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन करके हमारे इनडायरेक्टली आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, उसी तरह से एजुकेशन खत्म हो जाएगी। मैं सिस्टम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ।
पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरी कायनात लगी हुई है, पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी, केंद्र गवर्नमेंट से लेकर राज्य सरकारें लगी हुई है एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने के लिए। और क्यों लगी हुई है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनका हर जगह एकाधिकार होना चाहिए, और वो एकाधिकार तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके हाथ में कलम है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके हाथ में जब तक कलम है तब तक आप जिंदा हैं, तब तक आप सुरक्षित हैं। गणित की तरह मान के देख लीजिए, जिस दिन आप बंदूक या तलवार उठा लेंगे एक साथ मार दिए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो कहेंगे कि संविधान नहीं बदला जा रहा है या कुछ हो जाएगा तो देश में हंगामा हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई साहब, एक साथ इकट्ठे मार दिए जाएंगे। अगर जिंदा है अपने आप को रखना है, जिंदा समाज को रखना है, जिंदा बाबा साहब को रखना है, और जिंदा अपनी नैतिकता को रखना है, एक शिक्षक के कर्तव्य को रखना है, तो इस कलम का सदुपयोग करिए। और इस कलम का सदुपयोग करने के साथ साथ उस हर विद्यार्थी का, क्योंकि वो विद्यार्थी समाज का अंग है, समाज तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारी शिक्षा से, हमारी टीचिंग से वो बच्चा कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगा। भले ही सरकारें सरकारी नौकरियां खत्म कर दें, लेकिन क्या वो हमारे विज्ञान को, हमारे ज्ञान को खत्म कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए वो सीधे खत्म नहीं कर सकते, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन समझ लें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुजन समाज के लिए, मूल निवासी समाज के लिए, या मूल निवासियों के लिए, या एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए स्लो पॉइजन है, जिसका परिणाम अगर आज नहीं जागे तो फिर 2036 में आपको उस समय पता लगेगा जब हम पूरी तरह से कैंसर की चपेट में आ चुके होंगे। न्यू एजुकेशन एक कैंसर है, क्योंकि वहां पर आपको सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, वहां पर आपको कागज का टुकड़ा दिया जा रहा है, आपको और आपके बच्चे को ज्ञान से वंचित किया जा रहा है। मैं एक चीज और बताना भूल गया, पहले हम साल में एक बार फीस देते थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब गार्जियन की जेब में से 2 बार फीस ली जा रही है। उस 2 बार फीस को आप, कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आप समझेंगे तो वो 4 गुनी फीस है एक्चुअली। इंटरनल एग्जाम की फीस अलग ली जाती है, मैं सिस्टम में उसलिए बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल की फीस पहले 1 बार जाती थी, अब 2 बार जा रही है। पहले एग्जाम, एक एक्सटर्नल एग्जाम में होते हैं, एक हमारे इंटरनल होते हैं, उनको देने के लिए 1 बार देते थे, अब 2 बार दी जाएगी। और जब 2 बार चाहे गवर्नमेंट दे या कॉलेज दे, जाएगी तो इनडायरेक्टली आप ही की जेब में से, हमारी जेब में से। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। फीस आप 1 बार नहीं दे रहे, लिटरली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 बार फीस दे रहा है, और वो 4 बार फीस दी जाने के बाद भी बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, बच्चे को ज्ञान नहीं मिल रहा है, बच्चे को विजडम नहीं मिल रहा है। सिर्फ क्या मिल रहा है? इंफॉर्मेशन, सूचना। और सूचना समाचार पत्र देते हैं। हम बच्चों को सूचना प्राप्त करने के लिए कॉलेज, स्कूल या इंटर कॉलेज नहीं भेजते हैं, ज्ञानवान बनाने के लिए भेजते हैं। इसलिए इन चीजों पर विचार किया जाना चाहिए। और जो हमारे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि जो आपकी 17 सूत्री मांग है उसमें इस मांग को भी जोड़िए कि हमें जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए उसी तरह से हमें पुरानी शिक्षा नीति भी चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत विनम्र निवेदन और करना है, और वो ये है, इस मंच पर बैठे सभी लोगों से, मेरे सामने जितने भाई बहन बैठे हो उन लोगों से हाथ जोड़ के, सचमुच वाला हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि इन मंचों को, इन कार्यक्रमों को सिर्फ माध्यमिक तक सीमित मत रहने दीजिए। इस मंच पर जैसे आपने मुझे बुलाया तो मेरा तो एक नीम का मैं ईंट हूं, इसलिए आपने मुझे बुला लिया। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, विनम्र सलाह, विनम्र सजेशन ये है कि इसमें प्राइमरी वाले लोगों को भी बुलाइए, यानी जोड़िए, हायर एजुकेशन वालों को भी बुलाइए, उनको भी जोड़िए, क्योंकि हमें शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है। हो सकता है बताते बताते मैं कोई चीज चूक जाऊं तो उन चीजों की, उन लोगों की कुछ समस्याएं वो भी कुछ अच्छे सजेशन दे सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाए। हम यहाँ पर केवल माध्यमिक वाले लोग मिल जाए तो केवल समस्या माध्यमिक की तो है नहीं, समस्या तो ह्यूमैनिटी की है, मानवता की है, शिक्षा की है। तो मेरी सलाह ये है, विनम्र निवेदन ये है कि आगे इस तरह का कोई कार्यक्रम करें तो मेरे इस सुझाव पर विचार करें कि क्या हम तीनों लोगों को मिला करके इस तरह के आयोजन कर सकते हैं या करने चाहिए।
क्योंकि तब हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और तब हमें 3 ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या 3 ज्ञापन से मतलब है प्राइमरी वालों की समस्या हो तो वो अलग देते हैं, माध्यमिक वालों की होती है समस्या तो वो अलग देते हैं, हायर एजुकेशन वालों की होती है तो वो अलग देते हैं। होना ये चाहिए कि अगर उस कोने पर दर्द हो रहा है, उस कोने पर पत्थर चल रहा है तो दर्द यहाँ होना चाहिए। अगर वहाँ किसी को तकलीफ हो रही है तो सजेशन यहाँ से आना चाहिए। इसलिए मैं ये विनम्र सुझाव दे रहा हूँ कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम तीनों मिलकर एक नहीं होंगे, इन उंगलियों की औकात बहुत ज्यादा नहीं होती है, बिल्कुल होती है, 100% होती है, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाती है तब इसकी औकात ज्यादा होती है। तो ऐसे ही हम तीनों एजुकेशन के लोग, तीनों सिस्टम के लोग मिल जाएंगे तो बहुत सारी अंदर की चीजें, अपने गोल को, अपने अचीवमेंट को, अपनी एम्बिशन को, अपने ड्रीम्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से सहेज सकते हैं। एक तारीफ करना चाहूंगा अपनी, क्योंकि ब्रजेश जी करेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग भाषा में होगा। जब इस संगठन को, ये संगठन था ही नहीं एक्चुअली, संगठन दूसरा था, तो करीब करीब 13 संगठन या 17 संगठन मिले थे बनारस में, जहाँ संत रविदास जी की जन्मस्थली है, वहां पर ये मर्ज हुए थे। लगभग 17 संगठनों का मर्ज होकर के इस संगठन का निर्माण हुआ था और उसमें सभी लोग हम एक सहमति से, एक हमारे श्रद्धेय यशवंत गुरु जी हमको अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनका इतना गलत एटीट्यूड था कि वो चाहते थे कि संगठन बाद में मर जाओ, अध्यक्ष पद की घोषणा मेरी पहले हो जाए। और ब्रजेश सर चाहते थे कि मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं होगा। तब हमने मना करके सुंदरदास शास्त्री सर को अध्यक्ष बनाया था, तब से वो जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी को जोरदार सम्मान और तालियों का स्वागत करना चाहिए। अब वो तारीफ की बात ये है कि जब हम संगठन नए